नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। कैसे हैं आप? पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। आपका अपना शो है, आपसे जुड़ी हुई खबरें होती हैं। अदानी ग्रुप पर विवादों का नया चैप्टर खुल गया है। इल्जाम गुपचुप तरीके से अपने ही शेयर खरीदने और बेचने के लगे हैं। अदानी ग्रुप के शेयर्स में गड़बड़ी का पिटारा OCCRP यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की रिपोर्ट से खुला है, जिसमें अदानी ग्रुप के मॉरिशस में किए गए ट्रांजैक्शन डिटेल्स का भी जिक्र है। विवाद से जुड़े 3 किरदार हाईलाइट हुए हैं। अदानी ग्रुप पर क्यों बार बार उंगली उठ रही है? सिग्नेचर स्टोरी में आज इस तथ्य और सत्य की परत से परत सब खोलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा G20 समिट से पहले पीयू रिसर्च की रिपोर्ट आ गई है। मोदी राज में विश्व के अंदर भारत का कितना प्रभाव बढ़ा और कैसे, फैक्ट फाइंडिंग में दुनिया के मूड का मीटर चेक करेंगे। 9 से 10 सितंबर के बीच दिल्ली में G20 समिट होना है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करनी है। लेकिन समिट में कौन कौन से मुल्कों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे और किन के नहीं, जिनपिंग पर सस्पेंस है और पुतिन ने तो फोन करके मना कर दिया है। लेकिन क्यों मना किया, आज के एक्सक्लूसिव में इसकी असली वजह बताएंगे। सारे रिकॉर्ड ध्वस्त। पहली बार आया ऐसा अगस्त। बॉलीवुड के गोल्डन डेज लौट आए हैं। बी पॉजिटिव में 1125 करोड़ रुपए के बॉक्स ऑफिस की बैलेंस शीट बताएंगे आपको। आठ महीने पहले तक गौतम अदानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, आप भी जानते हैं। पर तभी एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग ने रिसर्च सामने रख दी और अदानी का पूरा कारोबार 80% घट गया महज 3 दिन में। दुनिया में इसे लेकर हल्ला मचा और भारत के भीतर भी खूब हल्ला हुआ। आज सुबह ब्रिटेन से प्रकाशित होने वाले 2 अखबारों फाइनेंशियल टाइम्स और गार्डियन ने, द गार्डियन जिसे हम कहते हैं, नए अदानी ग्रुप को लेकर एक और धमाका कर दिया। इसका असर भारत की राजनीति से लेकर शेयर बाजार तक साफ दिखा। My young friends, today is indeed inspiring. We are in the business of energy and I must admit I have never felt। गौतम अदानी के नक्षत्र 2 तरह से काम कर रहे हैं। एक तरफ उनकी मलकियत दिन दूनी रात चौगनी तेजी से बढ़ रही है, दूसरी तरफ विवाद है कि एक के बाद एक उनका पीछा नहीं छोड़ रही। पहले हिंडनबर्ग का रिसर्च आया था और अब ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की रिपोर्ट आई है, जो गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स ने प्रमुखता से छापी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी से जुड़े लोग ही गुप्त तरीके से अपने ही शेयरों में पैसा लगा रहे हैं। इसमें एक नाम गौतम अदानी के भाई विनोद का है, एक चीनी और एक मिडिल ईस्ट के शख्स का नाम है। OCCRP की इस रिपोर्ट में अदानी ग्रुप पर मॉरिशस के रास्ते लेन देन करने का आरोप है। दावा है कि अदानी ग्रुप से जुड़े लोगों ने अपनी कंपनियों के जरिए अपने ही शेयर खरीदे। 2013 से 2018 के बीच गुपचुप तरीके से लेन देन हुआ। OCCRP का दावा है कि ट्रांजैक्शन डिटेल्स खंगाली हैं, जिसमें विदेशी कंपनियों के जरिए अदानी ग्रुप के शेयर खरीद फरोख्त के सबूत मिले हैं। अदानी समूह ने इस खबर का अपनी तरफ से खंडन किया है और बयान जारी किया है। अदानी ग्रुप ने इसे विदेशी मीडिया के एक समूह की साजिश कहा है। हिंडनबर्ग के आरोपों की आग को फिर से हवा देने की कोशिश बताया है और OCCRP ने जो आरोप लगाए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट अदानी ग्रुप के पक्ष में फैसला सुना चुका है। 8 महीने में अदानी ग्रुप के खिलाफ ये विदेशी एजेंसियों की दूसरी रिपोर्ट है। पहली रिपोर्ट हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की कंपनी ने जारी की थी, जिसके एक झटके ने अडानी समूह को हिला दिया था। लेकिन जब भारत का ये बिजनेस ग्रुप संभलने लगा था, तो अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने एक नई रिपोर्ट पेश की है, जिसका फौरी असर अडानी ग्रुप पर दिखने लगा है। भारत की राजनीति में अदानी को लेकर सवाल कई महीनों से पूछे जा रहे हैं। राजनीति भी हो रही है, संसद से लेकर सड़क तक। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खबर इसी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, और गौतम अदानी के कारोबार पर, गौतम अदानी के संबंधों पर सवाल खड़े किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरने की कोशिश की, उसमें भी कोई कमी छोड़ी नहीं। $1 billion
हिंदुस्तान से अदानी जी की कंपनी के नेटवर्क के थ्रू अलग अलग देशों में गया और फिर वापस आया। हिंदुस्तान के जो एसेट्स हैं, जो पूंजी हैं, जो अदानी जी खरीद रहे हैं, वो इस पैसे से शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करके खरीदे। पैसा यूज किया जा रहा है, ये किसका है? ये अदानी जी का है या ये किसी और का है? और अगर किसी और का है तो वो किसका है? जो एजेंसीज हैं, सीबीआई है, ईडी है, ये अदानी जी पर रिसर्च क्यों नहीं कर रही हैं? ये अदानी जी को इंटेरोगेट क्यों नहीं कर रही हैं? प्रधानमंत्री को एकदम एक्शन लेना चाहिए और कहना चाहिए कि हां, हम जेपीसी लागू करेंगे, जेपीसी इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन होगा अदानी जी। अच्छा, इस मामले को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि अदानी ग्रुप में विवाद की शुरुआत इसी साल के जनवरी महीने में हुई थी। हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक विदेशी एजेंसी है, उसने अपनी रिपोर्ट में अदानी ग्रुप पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। पहला आरोप बताते हैं क्या थे। सबसे बड़ा आरोप था कि कंपनी के शेयरों की कीमत को मैनिपुलेट किया गया है, यानी अदानी ग्रुप ने अपनी कंपनी के शेयर्स की कीमतों को गलत तरीके से बढ़ाया। आगे क्या आरोप था? अदानी परिवार के सदस्यों में कथित तौर पर मॉरिशस, यूएई जैसे टैक्स हेवन देशों में शेल कंपनियों के जरिए अपनी लिस्टेड कंपनियों में निवेश करने की कोशिश की। इस खबर को लेकर कई सवाल उठे, लेकिन एक नजर गौतम अदानी के कारोबार पर डालना जरूरी है। कैसे उद्योग जगत में अदानी एक के बाद एक कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। 1988 से शुरू करते हैं। गौतम अडानी ने अदानी एक्सपोर्ट की स्थापना की। ये देखिए, पहला आ गया, ये बैलेंस शीट दिखा रहे हैं हम पूरी। अब आ जाइए, सालाना टर्नओवर उस वक्त कितना था 88 में? 2.2 करोड़। अब 1998 की बात कर लेते हैं। टर्नओवर कितना था उस वक्त? 2853 करोड़। ये 2008 की बात कर लेते हैं, कितना हो गया? 76 करोड़ 855। ठीक है, कितना बढ़ गया? 76,000 हो गया 855। कितना बढ़ा ये देखिए। अब 2014 में आ जाइए, ग्रुप की नेटवर्थ देखिए और अमीरों में कौन सी संख्या थी अडानी साहब की, ये देख लीजिए। 2014 में 23,151 करोड़ हो गया और अमीरों की रैंकिंग में 609वें नंबर पर थे। अब आ जाइए 2018 में, उस वक्त नेटवर्थ कितनी हो गई? 80,222 करोड़ और ये 154वें नंबर पर आ गए। अब आ जाइए 2022 की। 2022 में 7,44,136 करोड़ और ये सबसे गोल्डन पीरियड था उनके बिजनेस का, तीसरे नंबर पर आ गए दुनिया भर के इसमें। अब आ जाइए 23 का अगस्त महीना। ये अगस्त महीना जो है, यहीं पर सारा हिंडनबर्ग वाला खेल हुआ था। इसमें 3,90,000 आ गई, जो 744 थी वो 3 नंबर पर पहुंच गई और जो तीसरा नंबर था वो पहुंच गया 24वें नंबर पर। तो ये एक हमने पूरी बैलेंस शीट दिखा दी, कारोबार कैसे बढ़ा, कैसे कम हुआ। अब आ जाइए, OCCRP की रिपोर्ट आई तो बात दूर तक गई, जानी भी थी। विपक्ष एक्टिव हो गया। कांग्रेस ने अदानी के बहाने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की, घेरा भी। लेकिन जब ये सारे आरोप लग रहे थे, विपक्ष लगा रहा था, तो फोकस में 2 नाम थे। ये दोनों विदेशी थे, एक चीनी था और दूसरा दुबई का रहने वाला। चीनी जो था उसका नाम आया चांग चुंग लिंग। ये एक नाम आया, आपको सुनकर बड़ा हंसी वाला नाम है, चांग चुंग लिंग। और दूसरा नासिर अली शाबान। ये 2 नाम थे जिनको लेकर राहुल गांधी ने भी बोला, विपक्ष भी हल्ला मचा रहा है। आखिर वजह क्या है? अदानी परिवार से कहा जा रहा है कि इनके कारोबारी रिश्ते हैं। इन दोनों के बारे में हमें लगा कि जब इतना हल्ला हो रहा है तो चलिए इस पे भी पड़ताल करते हैं। अच्छा, ये नासिर जो है, इनके बारे में पहले बता देते हैं। नासिर अली शाबान कौन है? ये दुबई के बड़े कारोबारी हैं, अल जवादा ट्रेडिंग एंड सर्विसेज कंसल्टेंसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, जिनका नाम उछला है। और दूसरा क्या है इनका? चीनी कंपनी बीजिंग बेसिस के डायरेक्टर हैं और आरोप ये है कि इस कंपनी में अदानी साहब की जो पावर कंपनी है, ये दोनों पार्टनर हैं आपस में, इसलिए नासिर का नाम उछल रहा है। अब अदानी के छोटे भाई विनोद अदानी, उनका नाम बीच में आ गया है इस पूरे एपिसोड के बाद, जो ये नई रिपोर्ट्स आई हैं। और ये कहा जा रहा है कि विनोद के साथ नासिर के
बिजनेस संबंध है, बिजनेस पार्टनर, ये एक मसला खड़ा हो गया। अब चलिए दूसरे शख्स पे बात आते हैं, जो चांग चुंग लिंग हैं, चीन वाले चांग चुंग लिंग। इनकी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में इनका नाम आया था, चांग चुंग लिंग। ये हमने सर्कल मार के दिखाया, ये इनकी एक 4-5 लोगों की फोटो थी, उससे हमने ये फोटो निकाली है। गुदामी इंटरनेशनल कंपनी के डायरेक्टर हैं। आरोप क्या है चांग चुंग लिंग पे? अदानी एंटरप्राइजेस से जुड़ी कंपनी है, जो इनकी कंपनी है वो इनकी कंपनी से जुड़ी है, ऐसा इल्जाम है। चांग का बेटा पीएमसी प्रोजेक्ट कंपनी का मालिक है, उनका बेटा पीएमसी कंपनी का मालिक है। आरोप, कंपनी अदानी ग्रुप के साथ काम करती है, पीएमसी और अदानी की कंपनी साथ काम करते हैं। ये मोटा मोटी हमने रिश्ता दिखा दिया उन दोनों नामों से, उन दोनों शख्स से जो आज सियासी तौर पर सुर्खियों में रहे, ये नासिर और चांग चुंग लिंग। इस साल की शुरुआत में गौतम अदानी की किस्मत बुलंदियां छू रही थी। अगर हम जनवरी की बात करें, जनवरी 2023 की, तो अदानी साहब का बिजनेस जो है वो सर चढ़कर बोल रहा था। लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने अदानी ग्रुप का वही खाता बिगाड़ कर रख दिया। एक रिपोर्ट से पूरा अदानी एम्पायर लड़खड़ाने से लगा। आप खुद देखिए कैसे अदानी ग्रुप आसमान से जमीन की तरफ जाने लगा। ये देखिए, ये रिपोर्ट आने के पहले और बाद का हमने सारा खाका बड़ा सफाई से आपको समझाने के लिए किया है। देखिए 2022 की शुरुआत में कितना, ये देखिए यहाँ हमने दिखाया $90 बिलियन था, है ना। और ये देखिए फिर एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से पहले यहाँ ग्रीन सिग्नल दिखा रहे हैं, 124 पर पहुँच गया। ये जनवरी 2023 की बात है। अब आ जाइए जनवरी 2022 की हिंडनबर्ग की जैसी रिपोर्ट आई, उसके बाद देखिए डाउन हमने रेड मार्क किया है, $61.3 बिलियन आ गया। अब उसके बाद देखिए नीचे गया, लेकिन थोड़े जैसे जैसे टाइम गुजरा ये थोड़ी स्थिति ठीक होने लगी थी। और ये मई 2023 की बात कर रहे हैं हम, स्थिति ठीक होने लगी, थोड़ा सा ये ग्राफ सेट हो रहा था जो डाउन आया था, लेकिन ये दोनों रिपोर्ट्स आ गई। अब उन दोनों रिपोर्ट्स के बाद अगस्त 2023 में देख लीजिए कि 47.2 बिलियन पर ये सारा पहुंच गया। तो ये ग्राफिक्स की शक्ल में हमने इन रिपोर्ट्स का अदानी समूह के ऊपर उनके कारोबार पर कैसे फर्क पड़ रहा है, ये हमने आपको दिखा दिया इस ग्राफिक की शक्ल से। आज जब ये खबर आई तो अदानी ग्रुप के शेयर्स पर बड़ा असर पड़ा, वो लुढ़कते दिखाई दिए। अगर हम पिछले साल भर में अदानी ग्रुप के शेयर्स की तुलना करें तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये झटका जो आज सुबह लगा ये कितना ज़ोरदार था। आज ये एक और देखिए, हम पूरा वॉल की शक्ल में आपको दिखा रहे हैं। आज अदानी की 10 कंपनियों में से 9 के शेयर गिरे और अदानी ग्रुप को नुकसान कितना हुआ? 35,000 करोड़ रुपए। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर आपने भी शेयर में इन्वेस्ट किया होगा तो आपकी जेब पे भी फर्क पड़ा होगा। अदानी ग्रुप के ग्रीन एनर्जी के शेयर जो थे वो 4.39% गिरे। दूसरा आ जाइए, अदानी एनर्जी देख लीजिए, उनको 3.52% गिरे। अदानी एंटरप्राइजेज 4% गिरे। अदानी पोर्ट्स देख लीजिए 3.37% गिरे। अदानी पावर देख लीजिए 2.24% गिरे, 2-4% गिरे। यानी अंबुजा सीमेंट देख लीजिए 3.53% गिरे। अदानी विल्मर देख लीजिए 2.56% गिरे। अडानी ट्रांसमिशन देख लीजिए 3.52% गिरे। अदानी टोटल गैस देख लीजिए 2.56% गिरावट आई। यानी अगर 10 में से 9 शेयर ऐसे थे जिनमें गिरावट आई। आगे क्या होगा? अब सवाल ये है कि हमने आपको पिछली रिपोर्ट तो दिखा दी, अब आपके मन में ये होगा, अगर आप इन्वेस्टर भी हैं या आप इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो आपको लगा कि आगे क्या होगा? शेयर्स गिरेंगे, वापिस आ जाएंगे, कंपनी फिर ग्रो करने लगेगी? ऐसे कई सवाल आपके मन में चल रहे होंगे, हमारे भी आए कि अब क्या होगा। ये एक्सपर्ट से भी जानना बहुत जरूरी था कि अब क्या होगा। जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी तो तब मार्केट गिरा था, एकदम से गिरा था, क्योंकि उसके काफी एलिगेशंस थे। जब ये रिपोर्ट आई है तो एक बार गिरना संभव है। अब धीरे धीरे इसका इफेक्ट खत्म होगा। जब अडानी ग्रुप द्वारा आज उसका एलिगेशंस का जवाब दिया गया है और कोई भी चीज़ जांच है उसके वापस रिपोर्ट्स आएगी, अगर वो रिपोर्ट्स जांच के जो आरोप लगे हैं उसके अगेंस्ट आती है तो मार्केट धीरे धीरे इंप्रूव करेगा। अगर वो जांच में सही पाई जाती है, जो एलिगेशंस लगे हैं अगर वो सही पाए जाते हैं तो मार्केट में इंप्रूव होना मुश्किल है। यही वजह है और कोई वजह नहीं है अडानी ग्रुप के शेयर्स गिरने की। अडानी ग्रुप के रिजल्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं, पहले से इंप्रूव हो रहे हैं। अडानी ग्रुप की वर्किंग अच्छी चल रही है, लेकिन ड्यू टू एलिगेशंस मार्केट नीचे आया है। यानी अब रिपोर्ट्स
और जो सबूत मिलेंगे और जो जांच होगी उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि कितना ये गिरता हुआ बाजार संभलेगा इन ग्रुप्स का और कितना ये स्टेबल हो पाएगा या कितना ऊपर चढ़ पाएगा। ये खबर आपके मतलब की है क्योंकि LIC और SBI का पैसा अदानी की कंपनियों में लगा है, आपको भी मालूम होगा। और LIC और SBI के ग्राहक इस देश में घर घर हैं, इसलिए आपको भी फर्क पड़ता है। और हमने क्योंकि ये आपसे जुड़ा मुद्दा था इसलिए इससे विस्तार से आपको बताया। चलिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्हें चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर बताते हैं। एक सर्वे के मुताबिक हर 10 में से 8 भारतीय यानी 79% की राय में पीएम को लेकर बड़ी पॉजिटिविटी नजर आई है, वो पॉजिटिव हैं। और 55% की राय में वेरी पॉजिटिव है। G20 शिखर सम्मेलन से पहले आए इस सर्वे की अमेरिका ने एक प्यू रिसर्च सेंटर ने एक रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर के तमाम चीजों को लेकर आंकलन किया गया है, राय ली गई है। आप भी देखिए। प्यू रिसर्च का ये सर्वे सिर्फ भारत में ही नहीं किया गया है, दुनिया भर के देशों में भारत को लेकर लोग क्या महसूस करते हैं ये जानने की कोशिश की गई। भारत में भी लोगों से सवाल किए गए। सर्वे के मुताबिक 79% भारतीयों की राय यानी 10 में से करीब 8 भारतीय नरेंद्र मोदी को लेकर पॉजिटिव हैं। 55% की नजर में वेरी वेरी पॉजिटिव। 10 में से 7 भारतीय मानते हैं कि मोदी राज में भारत का प्रभाव दुनिया पर बड़ा है। हम मोदी जी को बहुत सशक्त नेता समझते हैं। उन्होंने हमारे देश की तरक्की में बड़ा योगदान रहा, हमारी आर्थिक स्थिति को बहुत ही मजबूत किया। जहां यहाँ पड़ोसी राज्य बहुत रिसेशन से जूझ रहे हैं, वहीं हमारा देश में ऐसी कोई प्रॉब्लम अभी तक तो नजर नहीं आई। काफ़ी परिवर्तन आया है, लोगों को सोचने का नज़रिया बदल गया है और काफ़ी गरीबों से लेके हर वर्ग के लिए मोदी जी का काम सराहनीय है। मैं मोदी जी के जो सर्वे आया है इस सर्वे से एकदम बिल्कुल सहमत हूँ। जितने भी देश हैं हर जगह भारत की एक साख बढ़ी है और लोगों के दिलों में विदेशों में कोई एक भारतीय जब मिलता है तो अब उनको ये कहते हैं कि आप मोदी जी के यहाँ से हैं। तो इससे ये पता चलता है कि मोदी जी की वजह से हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में कितना ज़्यादा रोशन हुआ है। 79% लोगों ने अगर भरोसा जताया है तो बिल्कुल सही जताया है और वो एक इंटरनेशनल लीडर हैं, केवल अब एक भारत के लीडर नहीं है। अब हम आपको प्यू रिसर्च के सर्वे का सैंपल साइज और कुछ जरूरी बातें बताते हैं। अमेरिकन थिंक टैंक ने ये रिसर्च 20 फरवरी से 22 मई के बीच किया है। भारत के अलावा 23 देशों के 30,861 नागरिकों को सर्वे में जोड़ा गया। भारत के बाहर की बात करें तो पीएम मोदी को सबसे ज्यादा 60% पॉजिटिव रिव्यू केन्या से मिले, जबकि अर्जेंटीना में ये आंकड़ा सिर्फ 12% का है। ब्राजील के अलावा अमेरिका में भी मोदी को लेकर भरोसा थोड़ा कम दिखलाई पड़ा। वहाँ 21% लोगों का रिस्पॉन्स मोदी को लेकर पॉजिटिव था। अगर भारत के संदर्भ में बात करें तो सर्वे में 23 देशों के 46% वयस्कों ने भारत के बारे में अनुकूल दृष्टिकोण दिखाया है, जबकि 34% का विचार भारत को लेकर प्रतिकूल है। और इस प्रतिकूल विचार की सबसे बड़ी जड़ छिपी है यूरोप में। यूरोप में भारत के लिए नेगेटिव ओपिनियन का ग्राफ बढ़ा है। ऐसा क्यों है? सर्वे में इसका भी जवाब है। दरअसल भारत और रूस की मजबूत दोस्ती यूरोप को पसंद नहीं आ रही। 22 देशों में रूस को सिर्फ 14% पॉजिटिव रिव्यू मिले, जबकि रूस में भारत को लेकर 57% लोगों का जवाब पॉजिटिव था। साफ है मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री यूरोप को रास नहीं आ रही। भारत को सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस इजराइल से मिला है, जो 71% है। मेरा मानना है कि पूरे वर्ल्ड में मोदी जी का पूरा वर्चस्व है। मेरा पूरा मोदी जी के कारण पूरा वर्ल्ड झुक रहा है, अभी झुका हुआ है। अभी हमारे यहाँ G20 का बैठक हो रहा है, सारे जगह के लोग यहाँ आ रहे हैं। ये मोदी जी का प्रभाव ही है। बहुत सालों बाद इस तरह के प्रधानमंत्री मिले हैं हमें, हमारे देश को, ये तो गौरव की बात है। तो इनके पास जो विजन है वो 10 सालों में दिखा है हम लोगों को। नरेंद्र मोदी हमारे देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और विदेश में भी उनकी लोकप्रियता बहुत बनी हुई है। उनके बारे में कौन क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे लिए वो सबसे लोकप्रिय नेता है। G20 का शिखर सम्मेलन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में 9 से 10 सितंबर को होगा। दुनिया के 3 सबसे ताकतवर देशों में से लग रहा है कि सिर्फ
एक ही देश के राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ ना कर दी है, उन्होंने फोन किया था, लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अभी हाँ नहीं की है। प्रगति मैदान में होने वाले इस सम्मेलन में सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ही शामिल नहीं होंगे, बल्कि भारत की मेजबानी में हो रहे इस आयोजन में शायद पहली बार इतने सारे राष्ट्राध्यक्षों का जमावड़ा दिल्ली में लग रहा है। बाइडेन के अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, सऊदी अरब से मोहम्मद बिन सलमान, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी की चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप अर्दोगान जाने माने चेहरे होंगे। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इटली, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। G20 के सदस्य देशों के अलावा भी भारत ने कई गैर सदस्यों को भी इस सम्मेलन के लिए न्योता भेजा है। इसमें बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, सिंगापुर, स्पेन, ओमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हैं। व्लादिमीर पुतिन का तो समझ में आता है, एक तो रूस ने यूक्रेन के साथ जंग छेड़ी हुई है और यूक्रेन को नाटो देशों का सक्रिय समर्थन मिला हुआ है। इसमें सबसे आगे अमेरिका है। व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ मार्च 2023 से वैसे भी गिरफ्तारी वारंट निकला हुआ है। ये वारंट ICC यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यूक्रेन के रूसी कब्जे वाले इलाकों से बच्चों को अनधिकृत तरीके से पकड़ने और उन्हें रूस ले जाने के कारण जारी किया है। रूस इस अदालत को पहले मान्यता देता था, पर अब नहीं देता है। पुतिन पिछले दिनों ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में शारीरिक तौर पर शामिल नहीं हुए थे, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। वारंट जारी होने के बाद पुतिन सिर्फ एक ही देश का दौरा करने के लिए राजी हुए हैं और वो है चीन, जहां वह अक्टूबर में जाने वाले हैं। जैसे जैसे दुनिया में यूक्रेन पर युद्ध थोपने के कारण रूस अलग थलग हो रहा है, उसकी चीन के साथ दोस्ती गाढ़ी हुई है। जहां चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पिछले मार्च में रूस गए थे और पुतिन को एक मजबूत नेता करार दिया था, G20 का इतना तामझाम खड़ा करने के बाद अगर रूस के बाद चीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं आते हैं तो सम्मेलन का रंग थोड़ा फीका पड़ सकता है। चीनी राष्ट्रपति के साथ पिछले हफ्ते ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोहान्सबर्ग में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल हुए थे, जहां दोनों का एक दूसरे को लेकर रवैया सर्द दिखलाई दिया। एक बहुत ही औपचारिक बातचीत दोनों देशों के बीच हुई, जिसमें भारत और चीन ने उसे अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। इसी बीच चीन द्वारा जारी किए गए राजनीतिक नक्शों से दोनों देशों के बीच फजीता और खड़ा हो गया है, जिसमें चीन ने भारत के कई हिस्सों को अपनी सीमा में शामिल कर लिया है। अगर अब तक कंफर्म नहीं है तो इस बात के आसार कम ही हैं कि जिनपिंग G20 सम्मेलन में शिरकत करेंगे। सम्मेलन को अब 10 दिन ही बाकी बचे हैं। इस सम्मेलन का मोटो वासुदैव कुटुंबकम है। जिनपिंग और पुतिन की अनुपस्थिति से कुटुंब से लगभग आधी वसुधा या पृथ्वी की कमी खलेगी, भले ही वे अपने नुमाइंदे भेजकर रस्मी खानापूरी कर लें। अब जिन मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों के आने या ना आने की बात हो रही है, उनसे जुड़े इस फैसले की वजह आपने जान ली। इकोनॉमी के लिहाज से भारत दुनिया का 5वां मुल्क बन चुका है, आपको पता भी होगा ये, और आगे अर्थव्यवस्था और मजबूत हो सकती है। चाहे अमेरिका हो या दूसरे राष्ट्राध्यक्ष हो, इस समिट में बड़े करार हो सकते हैं, जिसका फायदा भारत को मिल सकता है। चलिए, रॉन्ग साइड ड्राइविंग जानलेवा है। कल मैंने इस पर आपको ऑल इंडिया रिपोर्ट दिखाई थी। देखा था ना कैसे कुछ लोग दूसरों की लाइफलाइन छोटी करने में लगे हुए हैं अपनी गलती की वजह से। हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां से एक ऐसी खबर आई है जो आज मैंने देखी दिन में, तो मुझे लगा कि आपसे भी साझी करनी चाहिए कि लोग कैसे कब ये गलतियां रोकेंगे, और हमें मजबूर कर दिया इस खबर ने। रॉन्ग साइड होने के बावजूद किस तरह जानलेवा खतरे को खबरदार करने के बावजूद लोगों ने इस गलती की जान गंवाई। मेरा वादा पब्लिक इंटरेस्ट में आपसे यही है कि मैं मुद्दों को भूलने नहीं दूंगा। इस खबर को देखिए और आज के बाद रॉन्ग साइड नहीं चलना है, ये प्रण कीजिए, मेरे से वादा कीजिए प्लीज।
मध्य प्रदेश का सिंगरौली, वक्त दोपहर 1:11। अगले 10 सेकंड में आप जो देखने जा रहे हैं वो लापरवाही की हद है और दर्द की इंतहा। शक्तिनगर बनारस हाईवे पर चल रहे इस बाइक सवार पर गौर करिए। इनकी पहली गलती ये है कि बिना हेलमेट के ये बाइक चला रहे हैं। इन्हें सड़क के दूसरी तरफ जाना है। एक हाथ से बाइक संभाले हैं और दूसरे हाथ से पीछे आ रही गाड़ी को दाएं मुड़ने का सिग्नल दे रहे हैं। इस बात से बेखबर हैं कि एक बुलेरो रॉन्ग साइड से उनकी तरफ आ रही है, वो भी रफ्तार से। एक लापरवाही, एक गलती कैसे मौत की वजह बन सकती है, ये वीडियो बस यही समझाने के लिए आपको दिखा रहे हैं। बाइक को पीछे आ रही कार ने टक्कर मारी। बाइक सवार उछलकर सड़क पर गिर गया। हेलमेट नहीं पहना था, सिर सड़क पर जा टकराया। इसके बाद टक्कर मारने वाली कार रॉन्ग साइड आ रही बुलेरो गाड़ी से भिड़ गई। एक्सीडेंट इतना भीषण था कि दोनों गाड़ियां बुरी तरह डैमेज हो गई। इस बाइक को 58 साल के राजेंद्र प्रसाद चला रहे थे, जिनकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। जिस कार से राजेंद्र प्रसाद की बाइक टकराई थी, उसमें बैठे मियां बीबी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज पास ही के नेहरू हॉस्पिटल में हो रहा है। पब्लिक इंटरेस्ट में मैंने कल ही आपको 2020-21 के रॉन्ग साइड की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या बताई थी। सड़क पर गलत ड्राइविंग सीधे सीधे मौत को इनविटेशन है, लेकिन लोग हैं कि समझते ही नहीं। इस भीषण हादसे में एक की जान जा चुकी है और 2 की जान पर बन आई है। कैमरे खुद गवाही दे रहे हैं कि गलती सभी की है, बाइक सवार की भी, कार ड्राइवर की भी और बुलेरो ड्राइवर को तो क्या कहें। तेज रफ्तार में एक बिजी हाईवे पर रॉन्ग साइड कैसे चल सकता है कोई? ऐसी लापरवाही समझ से परे है। देश में रक्षाबंधन का त्योहार चल रहा है। कल भी था, आज भी है। कईयों ने कल मनाया, कईयों ने आज राखी बंधवाई। कई राज्य सरकारों ने आधी आबादी को रक्षाबंधन का गिफ्ट दिया। 2 दिन रोडवेज की बसों में यात्रा मुफ्त कर दी। 3 स्टेट में हमारी टीम गई, क्योंकि मुफ्त में बहनें माएँ जा रही थी अपने भाइयों के पास। बस स्टेशन का हाल देखा हमारी टीमों ने। कई जगह मुफ्त के चक्कर में यात्रियों को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही थी, तो हमें लगा कि उनका ये दुख, उनकी ये परेशानी त्योहार के मौके पर आपसे भी साझी कर दें। राजस्थान का जोधपुर खुशनसीबी क्या होती है, वो सीट हासिल कर चुके इन पैसेंजर्स से पूछिए। महिलाएं लंबा सफर खड़े होकर तय करने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश का संबल, भीड़ इतनी है कि यात्री बस में चढ़ रहे हैं या उतर रहे हैं यही पता नहीं चल पा रहा। सीट तो छोड़िए, बस में घुसने के लिए मारामारी है। हरियाणा का जींद, ऐसा लग रहा है कि इस बस स्टॉप से जाने वाली ये आखिरी बस है और यात्री तेज धावक उसैन बोल्ट बनकर बस को पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहे हैं। देश के 3 सूबे और 4 जिलों का हाल देखिए। त्योहार के दिन यात्रा दूभर हो गई, गर्मी ने हालत खराब कर दी। तीनों राज्यों से आई इन तस्वीरों से एक बात कॉमन है। रक्षाबंधन को देखते हुए 30 और 31 अगस्त यानी 2 दिन लड़कियों और महिलाओं को राज्य सरकार की ओर से परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा का तोहफा मिला। मुफ्त यात्रा का ऐलान सहूलियत की जगह मुसीबत लेकर आया। बस स्टेशनों पर आम दिनों के मुकाबले कहीं ज्यादा भीड़ लगी। महिलाओं को बस में घुसने के लिए दौड़ना, भागना और जोर लगाना पड़ा। इसलिए क्योंकि यात्रा मुफ्त थी, सीट नहीं, सीट पर तो जो पहले आया वो बैठ गया। ताज्जुब की बात तो ये है कि महिला यात्री ही इंतजाम से सबसे ज्यादा परेशान दिखी। रात में क्या फ्री का मतलब ये होता है, इंसान मर जाएगा ना। क्या हो गया आपको? होगा, सीट ही नहीं मिल रही अब लेडीज को। बच्चे बाहर खड़े हैं, सारे जेंट्स भर गए, लेडीज खड़ी है। हम जा रहे हैं फलोदी राखी बांधने भाइयों के लिए। अभी जब फर्स्ट बार आए थे तो जगह नहीं मिली थी, सब जेंट्स बैठ के गए थे, लेडीज खड़ी गई है। और इसी में 20 बस में भी यही हालत है कि लेडीज खड़ी है और जेंट्स बैठे हैं। बूढ़ी बूढ़ी औरतें खड़ी है यहाँ पे और सब जन जवान जो यहाँ बैठे, फिर मतलब क्या उनका? फ्री का क्या मतलब? वैसे तो हम पे वैसे भी जा सकते पैसे देके, ऐसा थोड़ी ना कि हम नहीं जा सकते इसके अंदर। अब सवाल है कि मुफ्त का सफर किस काम का?
जब सिस्टम यात्रियों का बोझ ही नहीं झेल सकता, अव्यवस्था फैल जाती है, तो ऐसी घोषणाएं क्यों की जाती हैं? हम राज्य सरकारों के बस ट्रांसपोर्ट की ताकत के आंकड़ों को समझाएंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि देश में कहां-कहां महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा जैसी सुविधा है। कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु और पंजाब में महिला पैसेंजर्स को रोडवेज बसों में यात्रा मुफ्त है। केरल में ये छूट सिर्फ महिला मछली विक्रेताओं को है, जबकि रक्षाबंधन के मौके पर यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान में महिलाओं को फ्री यात्रा की सौगात मिली। एमपी और गुजरात के अधिकतर शहरों में सिटी बस महिलाओं के लिए मुफ्त कर दी गई। ऐसे बस ना रोक रहे हैं। अरे पैसे भी ले ले, बैठा रहे। कितनी देर से इंतजार कर रहे हो आप लोग? हमें होगा 2 घंटे में वहाँ से आए, चुंगी पर रोकी बस है, फिर हाँ को भाज के आए। फ्री का मतलब ये नहीं है कि तुम बस को देर से रवाना करो, टाइम टू टाइम ले जाना चाहिए। टाइम हो गया और अब फुल तो पैक हो चुकी है, फिर कितना लेके जाओगे बरा के अंदर? कहाँ जगह है, हम सब खड़े हैं। फ्री सफ़र कराइए, लेकिन सीट तो तय कर दीजिए। अगर सीट तय कर दीजिएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आइए मैं आपको आंकड़ों के जरिए यूपी और हरियाणा की मिसाल से ये समझाता हूं कि रोड ट्रांसपोर्ट की किल्लत और आबादी का क्या कनेक्शन है। पहले बात यूपी की करते हैं। सड़क परिवहन निगम के करीब 12,400 बसें रजिस्टर्ड है, उनके पास है, जबकि डेली पैसेंजर की संख्या क्या है? 16 लाख से ज्यादा, जिनसे यूपी सरकार को करीब 13 करोड़ रुपए रोजाना कमाई होती है। अब उधर हरियाणा की बात करते हैं। 7 लाख के आसपास डेली पैसेंजर हैं और बसें कितनी हैं? 4,000। इनसे हरियाणा सरकार को रोज 3 करोड़ की कमाई होती है, लेकिन कमाई का मुनाफे से दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं। 2022 की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ये 2022 की रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट कहती है हरियाणा रोडवेज को हर किलोमीटर का सफर तय करने के लिए 34 रुपए का नुकसान होता है, क्योंकि ऑपरेशनल कॉस्ट जो उसको चलाते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा है और यात्रियों से जो किराए के रूप में ली जाने वाली रकम है वो कम है। अब सोचिए, जब रोडवेज खुद नुकसान में है तो मुफ्त यात्रा देकर खुद का नुकसान क्यों बढ़ा रही हैं सरकारें, और इससे अव्यवस्था और फैल जाती है। 35,000 करोड़ रुपए की रकम कम नहीं होती। अब आप कहेंगे कि ये बसों की बात करते करते कहाँ 35,000 करोड़ रुपए पे पहुंच गया। ये 35,000 करोड़ का खजाना कोई कम नहीं है, और कैसे ये खजाना आपसे जुड़ा हुआ है आपको पूरी खबर दिखानी है। पब्लिक सेक्टर के बैंकों में 35,000 करोड़ रुपयों का कोई वारिस नहीं है। आप हैरान हो रहे होंगे, इतने पैसे किसके हो सकते हैं? कौन लोग हैं जो अपने पैसे ही नहीं निकलवा पा रहे? आरबीआई ने इस रकम के वारिस तलाशने के लिए एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है। अगर आपका या आपके किसी भी परिचित का पैसा बैंक में फंसा हुआ है तो ये खबर आपके बड़े काम की है। ये पैसा आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, ये समझने के लिए इस खबर को ध्यान से देखिए। रकम क्लेम करने से पहले आपको समझना होगा कि पैसा कहां है। आरबीआई ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक पब्लिक सेक्टर के बैंकों में कुल 36,185 करोड़ रुपए, निजी क्षेत्रों के बैंकों में 6,087 करोड़ रुपए लावारिस हैं। 22,000 करोड़ रुपए की अनक्लेम्ड इंश्योरेंस पॉलिसी और 117 करोड़ अनक्लेम्ड शेयर्स हैं, जिनकी कीमत 50,000 करोड़ रुपए है। तो अप्रैल में रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा था कि भाई आप ये जो कस्टमर हैं उन तक पहुंचो, उनके बारे में ढूंढो उनको। अब सवाल है कि इतने पैसे किसके हो सकते हैं और क्यों बैंकों में पड़े हुए हैं। इसका जवाब है अचानक डेथ हो जाने पर एफडी विड्रॉल नहीं करना, खाता बंद ना करना, और बहुत सी वजह भी हो सकती हैं। मेरठ के संजय कुमार से मिलिए, इनका भी पैसा 13 साल से बैंकों में फंसा है। 2010 में मां रिसालो देवी का निधन हो गया, तब से क्लेम कर रहे हैं, लेकिन पैसा अभी तक नहीं मिला। मम्मी का पैसा था, हमें पता चला, हम बैंक में गए, फिर डॉक्यूमेंट पूरे करते रहे, कोरोना काल लग गया, मतलब अब तक
12-13 साल हो गए, अभी तक पैसा नहीं मिला। लास्ट में आके बस ये मिला 5-6 साल पहले आरबीआई में गया हुआ पैसा। सबसे पहले पिता ने पैसे निकलवाने की कोशिश की। उनके निधन के बाद संजय के बड़े भाई और बहनों ने क्लेम किया, लेकिन अभी तक पैसे नहीं मिले। 2011 में संजय की मां के नाम से एक पासबुक मिली, जिसमें 73,000 की एंट्री थी। मां ने पाई पाई जोड़कर 6 बच्चों के लिए जमा किए थे ये पैसे। मेरे से बड़े भाई बहन भी थे, वो उन्होंने भी अप्लाई करा। अब लास्ट में मैं बच रहा हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ, तो अब मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ। आपके द्वारा मुझे पता चला कि आरबीआई की ऐसी पहल है तो बहुत अच्छी पहल है। ऐसे लाखों उपभोक्ता हैं जिनके पैसे बैंकों में फंसे हैं, लेकिन वो निकाल नहीं पा रहे। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्लेम कैसे किया जाए। बैंक ने इस रकम का सही वारिस बताने के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की है। एड्रेस है udyam.rbi.org.in, जिस पर रजिस्ट्रेशन के बाद कोई व्यक्ति किसी खाते की जानकारी जुटा सकता है और अपने पैसे को क्लेम कर सकता है। कोई भी आदमी जाकर उस पर रजिस्टर कर सकता है पहले अपने मोबाइल नंबर और उससे। क्लेम करने की एक साधारण प्रक्रिया है। सबसे पहले आप udyam.rbi.org.in ओपन करेंगे। यहाँ रजिस्ट्रेशन करना होगा। इंडिविजुअल, नॉन इंडिविजुअल के तौर पर खाता धारक का नाम सर्च करें। यहाँ नाम के साथ बैंक सेलेक्ट करना होगा। पैन, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से किसी एक की जानकारी देनी होगी। फिर सारा ब्यौरा आपके सामने आ जाएगा। जिसका पैसा है उसको अगर वो जस्टिफाई करता है कि आई एम द ऑनर और इस पैसे का, तो उस पैसा बैंक उनको वापस देगा। आपके मन में सवाल होंगे, पोर्टल पर किसी बैंक ने लावारिस खातों की जानकारी साझा की है? फिलहाल ये सुविधा अभी एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, सिटी बैंक, सेंट्रल बैंक और 7 बैंकों ने जारी की है। आरबीआई ने बताया है कि पोर्टल पर अक्टूबर से सभी बैंकों का डेटा शो होगा। डॉक्यूमेंट्स के साथ क्लेम करने पर बैंकों में फंसे पैसे मिल सकते हैं। अब हीरो खुश हैं, आपके भी खुश होने का टाइम आ गया। उनकी कमाई हुई है, आपके कमेंट्स आ गए हैं। कल हमने आपको ऑल इंडिया रॉन्ग साइड रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरह रॉन्ग साइड लोग जाते हैं, और आर्टिफिशियल किडनी ट्रांसप्लांट की एक मेडिकल जगत से जुड़ी हुई खोज दिखाई थी। आपके कई कमेंट्स आए हैं, जल्दी से वो दिखा देते हैं। चलिए आर्थ जी क्या लिखते हैं? सर मज़ा आ गया, व्हाट ए रिपोर्ट ऑन रॉन्ग साइड ऑन रोड्स। I have just returned from the Chandigarh. I agree with the e-challans and I think it should be extended pan India. बिल्कुल होने चाहिए, मैं भी आपके साथ सहमत हूँ। कर्नल ओपी शर्मा जी क्या लिखते हैं? वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड कैन सेव द प्रीशियस लाइफ। एक्सीलेंट टॉपिक फॉर द सेफगार्डिंग द लाइफ नीड्स टू बी रिपीटेड वंस इन ए मंथ सो दैट मैनी लाइफ्स कैन बी सेव्ड। गुड लक मिस्टर जोगिंदर जी। थैंक यू कर्नल साहब। एसबी शर्मा जी क्या लिखते हैं? पटियाल जी आज आपका रॉन्ग साइड वाला इशू देखा, बहुत तकलीफ हुई। क्यों नहीं आरटीओ इंटेलिजेंट सीसीटीवी लगाते हैं जिससे ई चालान ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा? इन पर बहुत हैवी पेनल्टी लगनी चाहिए। बिल्कुल लगनी चाहिए शर्मा जी। चलिए शर्मा जी, थैंक यू, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। कैसी लगी आज की खबरें? फीडबैक जरूर देना है आपने।